लेसन पढ़ाया था, चलिए हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। कल हमने पुट कॉल रेशियो बताया था। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो बताया था P अपॉन सी, मतलब अगर PCR इक्वल टू 1 मतलब P इक्वल टू सी। इफ PCR इज मोर देन 1 इसका मतलब P ज्यादा है C से। इफ PCR इज लेस देन 1 इसका मतलब P भी लेस है C से। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी। हाँ हाँ जी। वेरी वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी, आ रहा है, सब आ रहा है समझ। वेरी गुड। इतना तो हमने कल बता दिया था आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने आपको ये भी बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में अगर पीसीआर 0.9 से लेके 1.25 तक हो जाए तो वो पॉजिटिव होता है। अगर वो 1.25 से ज्यादा हो जाए तो वो ओवर बॉट हो जाता है, मतलब वहां से फिर वो गिर भी सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है गिरेगा, क्योंकि सब के सब खरीद के बैठे हुए हैं। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा ही लोग खरीद लेंगे तो खरीदेंगे किससे? बेचने वाला भी तो कोई होगा। तो जब जरूरत से ज्यादा ही बाइंग हो जाती है तो उस केस में फिर कुछ लोग उसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे। जो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। वो जब इतने ज्यादा हो जाएंगे कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, लेकिन खरीदने वाले उसके अगेंस्ट उतने नहीं आ पाएंगे, तो हम फिर वहां पर मार्केट थोड़ी सी गिर सकती है। तो इसलिए जब 1.25 हो जाता है तो हम थोड़े से सचेत हो जाते हैं कि अब थोड़ा सा नीचे को आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 1.35 होने पे तो आएगा ही आएगा, और 1.35 पे ना आए तो 1.4 पे तो गारंटीड आएगा ही आएगा। मैंने कभी भी पीसीआर जो है 1.5 नहीं देखा आज तक। 1.45 पे तो प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाएगी। चलिए, और ऐसे ही अगर 0.9, ऐसे ही अगर 0.9 से कम हो जाए, 0 से लेके 0.9 तक हो जाए, 0.75 तक, सॉरी 0.75 तक हो जाए तो हम उसे थोड़ा सा बेरिश बोलते हैं। और अगर 0.75 से भी कम हो जाए, मतलब 0 से लेके 0.75 तक हो जाए, तो उसे ओवरसोल्ड बोलते हैं। ओवरसोल्ड का मतलब कि लोग बेचकर गए, ओवरसोल्ड का मतलब कि लोग बेचकर गए हुए हैं, लेकिन अब बेचने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब उनमें से कुछ लोगों को जिनको प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करेंगे। और क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो जब वो बुक करेंगे तो खरीदने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे। तो वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा। ओवरसोल्ड लेवल पे एक हल्का सा बाउंस आएगा, लेकिन फिर से मार्केट नीचे ही जाएगी। तो याद सर रखिए। पॉइंट सर 0.75 टू 0.9 ओवरबॉट क्यों है? नहीं, 0.75 टू 0.9 तो बेरिश, हाँ, बेरिश। बेरिश, और ये ओवरसोल्ड। हाँ जी। ठीक। और जब ओवरसोल्ड डेटा है तो ओवरसोल्ड से क्या होगा कि मार्केट में एक उछाल आने के चांसेस आ जाते हैं, कि मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। वो असल में बाइंग नहीं है, वो है शॉर्ट कवरिंग। और जब शॉर्ट कवरिंग आएगी, जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो थोड़ी देर के लिए ही आती है। चलिए, ये मैंने आपको कल समझा दिया था। अब एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन ले लेते हैं कल की क्लास का। तो जो बंदों ने कल की क्लास नहीं ली थी, दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कल की क्लास नहीं ले पाए, उन दो स्टूडेंट के लिए मैं एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन दे दूंगा कल की क्लास का, जिसमें से एक स्टूडेंट तो आ गया और एक अभी भी नहीं आया। वो 9 बजे की क्लास का 9 बजे ही आएगा। वो टाइम का बिल्कुल पक्का है कि सर ने 9 बजे कहा तो मैं 9 बजे ही आऊंगा। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछनी थी। बोलिए। अक्षय, हाँ। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं पीसीआर रेशियो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम यहाँ पे। बट अगर हाँ। मैं गूगल पे जाके चेक करता हूँ ना पीसीआर का क्या मीनिंग बैठ रहा है एक्चुअल में, तो वो बात कर रहे हैं बायर के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा क्यों है? गूगल वो कहने एनालिसिस की अगर है ना। पीसीआर, वो कहते हैं अगर पीसीआर ज्यादा है तो बियरिश सेंटीमेंट है, और हम यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम कहते हैं कि बुलिश पॉइंट ऑफ वो है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है आपस में। हाँ, आपका आंसर मैंने स्क्रीन पे लिखा है। गूगल गूगल इज नॉट एनालिस्ट नहीं है। एनालिस्ट। हाँ ठीक है, हाँ। गूगल सिर्फ वही बता रही है कि हम्म जो मार्केट में लोगों ने कहा, जो मार्केट में लोगों ने फीड कर दिया अपनी साइट पर। अब क्या हुआ हम्म। कि पहले, नहीं, एनएससी की साइट कई हाँ, जगह जाके देखते हैं ना, हर पे ये लिखा हुआ है। अगर मैं लिखता हूँ व्हाट इज पीसीआर, तो पीसीआर में मीनिंग वो बायर के पर्सपेक्टिव से दिखाता है वो।
अच्छा, अगर जो सबने लिखा होता है, आपको पता है मार्केट में प्रॉफिट कौन कर रहा होता है? हाँ, वो तो पता है, सही बात है, वो सेलर ही करता है, बट लेकिन नहीं, सेलर नहीं अगर बोला मैंने सेलर बोला ही नहीं। अगर 90% लोग एक काम कर रहे हैं और 10% हम्म, लोग एक काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट किसके पास जाता है? इन 10% वालों के पास। 90% लोग क्या करते हैं? कॉल बाइंग करते हैं 90%। क्योंकि 90% कॉल बाइंग करने में जितना पैसा लगता है ना, उतना ही पैसा 10% लोगों को कॉल सेल करने में लगता है। क्योंकि अगर इन्हें कॉल बाय करने के लिए 10,000 रुपए देने हैं, तो इनको एक कॉल सेल करने के लिए 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। तो याद रखिए कि अगर 90% लोग कॉल बायर हैं, जितना पैसा इन्होंने बाय करने में लगाया, उतना पैसा ही 10% सेलर को लगाना पड़ता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर टेन हम्म, परसेंट ही सेलर हैं और वो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उनको तो एक लॉट पर 80,000 लगाना पड़ता है, तो इसका मतलब हम्म, इनकी कैपिटल होती है बड़ी। 90% बायर ने मिलके 10,000 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन 10% सेलर ने मिलके 10,000 करोड़ का माल बेचा। अब मुझे बताओ, ज्यादा लोग किधर हैं? ज्यादा लोग हैं हमेशा बायर की तरफ, बाइंग की तरफ, हम्म, और कम बिल्कुल। लोग हैं सेलर की तरफ। सेलर की तरफ लोग कम होने के बाद भी प्रॉफिट हमेशा सेलर का ही होता है। हम्म, क्योंकि आपको पता है भीड़ किसे बोलते हैं? भीड़। भीड़ अगर एक तरफ बैठ जाए, अगर भीड़ एक तरफ चलने लगे हम्म, ना, अगर भीड़ ने एक एक जूता उठा के भी किसी को मारना शुरू करा, तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर भीड़ में से पकड़ के 4 आदमी को मैं पकड़ के बजा दूं ना, उनका नाक तोड़ दूं, सारी भीड़ भागने लग जाएगी। वो ये बात भूल ही जाएगी कि हम भीड़ हैं और सामने मेरे सिर्फ 100 बंदे खड़े हैं। मान लो सामने 10,000 बंदों की भीड़ खड़ी है, और वो किसी हम्म, मोटिव से नहीं आए, बस उन्हें पता है कि कोई शिवम गुप्ता को बजाने आए हैं, बस 100-200 लोग, तो उसे देखने के लिए 9800 लोग और आ गए। जब वो 9800 लोग और आ गए ना, तो वो 9800 लोग तो ऐਵੇਂ ही खड़े हैं कि अगर शिवम गुप्ता को बजाना शुरू करो तो हम भी हाथ साफ कर लेंगे। अब शिवम गुप्ता के साथ भी 100 बंदे थे, उन्होंने उठाया और 4 बंदों को उठा के उनकी नाक तोड़ दी। तो वो जो भीड़ है ना, वो गायब होते देर नहीं लगने की। तो याद रखना कि भीड़ का कोई मोटिव नहीं होता कभी भी, भीड़ की कोई ताकत नहीं होती जब तक कि वो एकजुट ना हो जाए। अब जब जिसका पैसा ही 10,000 रुपए है, जिसके अकाउंट में ही हम्म, 50,000 रुपए पड़े हैं, उसे 10,000 की कॉल खरीदी है ना, उसे जैसे ही हम्म, 5,000 का लॉस दिखेगा ना, वो फट से बुक कर लेगा। बिल्कुल। वो फट से बुक कर लेगा। लेकिन जिस बंदे ने 80,000 रुपए लगाए हैं ना, और उसको पता है कि मैं 4,000 से ज्यादा कमा ही नहीं सकता, क्योंकि कॉल सेलर को कितना मिलता है? मैक्सिमम ऑफ प्रीमियम रिसीव। मान लो उसने करेक्ट। 4,000 रुपए प्रीमियम रिसीव करके कॉल बेची, उसे पता है मैं 4,000 से ज्यादा तो कमा ही नहीं सकता, और उसके बदले उसने 80,000 रुपए दिए हैं। जब उसे 4,000 हम्म, के बदले 8,000 का लॉस भी दिख रहा होगा ना, वो तब भी होल्ड कर लेगा। वो तब भी होल्ड कर लेगा। यानी कि रिस्क रिस्क एनालाइजिंग जिसको आएगा, जिसको रिस्क एसेस करना आ जाएगा, रिस्क का मैनेजमेंट करना आ जाएगा, वही इस मार्केट में प्रॉफिट बना पाएगा, जिसे डर कम लगेगा। और डर कम किसे लगेगा? जो पढ़ के ट्रेड करेगा, पढ़ने के बाद रिस्क को एक्सेस करके। जो रिस्क को एक्सेस करने के बाद ट्रेड करेगा, उसी को बेनिफिट होगा। ठीक। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेलर को बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। जो 80,000 लगा रहा है ना, वो आंख बंद करके नहीं लगा रहा है, उसने पढ़ाई लिखाई की है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हाँ जी। ओके। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं पीसीआर की, तो मेरे को वो भी समझना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं देखता हूं, तो ठीक। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी का देख रहे थे। 30 रुपए अब आए हैं निफ्टी सर। बैंक निफ्टी हाँ हाँ, बोलते रहो बोलते रहो। निफ्टी बैंक निफ्टी सेट के अगर हम 5 या 6 स्टॉक्स पे बैठ के अगर हम एनालाइज करें उस पे, तो मेरे को उसका समझ नहीं आया पीसीआर का मतलब हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई अगर कल मार्केट ओपन होगा तो इस बेसिस पे क्या हो सकता है। चलो जरा ध्यान से समझना। आप आए मेरे जैसे घर आपने कल, नीचे। हाँ, आपने निफ्टी इन्वेस्ट की, कल आपने वो जो साइट दिखाई थी, कल मैं उसको देख रहा था ध्यान से।
तो उसमें देख के मैं एक कोई क्रक्स नहीं निकाल पाया कि हाँ, मैं अगर ये देख रहा हूँ आ जाता तो हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, है ना? बस ये है मेरा अक्षय आया क्वेश्चन। मेरे घर, अक्षय आया मेरे घर डिनर पे, साथ में ले आया तिवारी जी को। मैंने कहा यार अक्षय आ गया तो डिनर पे, बाहर से मैंने खाना मंगाया, मेरा बिल बना 5,000 रुपए का। तो मैं तो बनिया आदमी हूँ, हालांकि मैं ऐसा सच में नहीं हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। अक्षय आया मेरे घर डिनर खाने, तिवारी जी को साथ में ले आया, 2-3 बंदे मेरे घर के भी थे। मैंने खाना मंगाया होटल से, 5,000 रुपए का बिल बन गया, जीएसटी वगैरह मिला के मैंने पे कर दिया। अब मैं बनिया आदमी ठहरा, मैंने कहा यार 5,000 वसूल करना है, किससे करूं? मैंने तिवारी जी को पकड़ लिया। तिवारी जी से कहा, तिवारी जी चलो शर्त लगाते हैं, अक्षय कितनी रोटी खाएगा? मैंने कहा अक्षय 5 रोटी खाएगा। अक्षय 5 रोटी खाएगा, 5 से ज्यादा खाया तो ये बिल मैं दूंगा, अगर 5 पे ही थक गया तो ये बिल आप दोगे। तिवारी जी कह रहे नहीं नहीं, अक्षय तो हट्टा कट्टा बढ़िया आदमी है, ये कम से कम 10 रोटी तो खाएगा, चलो 5 से ज्यादा खाई ना अगर तो मैं बिल दूंगा। चलो जी, तिवारी जी से शर्त लग गई और अक्षय ने 5 ही रोटी खाई। मैं शर्त जीत गया, तिवारी जी ने बिल दे दिया, कोई बात नहीं। तिवारी जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे यार। अब अगली बार तिवारी जी आए डिनर पे, साथ में लाए मिस्टर ए को। अब की बार अक्षय नहीं आया, अब की बार एक नए बंदे हैं, उनका नाम है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए पे तिवारी जी ने शर्त लगाई। तिवारी जी ने मुझसे कहा, बताओ जी शिवम जी, ये जो मिस्टर ए कितनी रोटी खाएंगे? मैंने फिर कहा, कहा ये भी 5 खा लेंगे, अगर 5 से ज्यादा खा ली तो बिल मैं दे दूंगा, 5 से कम खाई तो बिल आप दे देना। अब जो बंदा आया था वो खा गया 20 रोटी। अब जो बंदा आया था वो खा गया 20 रोटी। मिस्टर ए को कहा मैंने 5 रोटी खाएगा, वो तो 20 रोटीज खा गया, और बिल किसको देना पड़ गया? मुझे। और मैं तिवारी जी से लड़ने लगा, बिल देना पड़ गया शिवम को। अब शिवम यहाँ पर कौन है? अक्षय। और अक्षय मुझसे लड़ रहा है, सर आपने निफ्टी का रूल बताया था, 0.9 से ऊपर होने पे एडमिट, 0.9 से ऊपर होने पे वो पॉजिटिव हो जाती है और 1.25 तक पॉजिटिव रहती है। ये कॉल्स के उसके शेयर्स के केस में तो पता नहीं चल रहा। अरे भाई सबकी रोटी अलग अलग है, कोई 5 खाता है, कोई 20 खाता है। तो तिवारी, जब मैं अक्षय की बात करूंगा तो मुझे पता है 5 पे ओवरसोल्ड हो जाएगी, वो 5 रोटी के ऊपर अक्षय खा ही नहीं सकता। तो अगर मान लो अक्षय पीछे से खाना खा के आया है तो फिर तो मैं कहूंगा 4 ही रोटी खाएगा। तो अक्षय की कैपेसिटी अलग है, मिस्टर ए की कैपेसिटी अलग है, ऐसे ही निफ्टी की कैपेसिटी अलग है, बैंक निफ्टी की अलग है, किसी शेयर की अलग है। तो निफ्टी की कैपेसिटी को मैंने 4-5 बार खाना खिला लिया था, तो निफ्टी कितनी रोटी खाती है मुझे पता है। तो मैंने निफ्टी की रोटी आपको बता दी कि भैया 0.75 के बाद वो ओवरसोल्ड हो जाती है, 1.35 के बाद वो ओवरबॉट हो जाती है, 0.9 से लेके 0.125 तक 1.25 तक वो बुलिश रहती है, 0.7 से लेके 0.9 तक वो बेरिश रहती है। क्योंकि निफ्टी को मैं रोटी 15 साल से खिला रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी सारे शेयर को रोटी आप खिलाओ और रोज देखो कि कहां पर वो बुलिश हो जाती है, कहां पर बेरिश हो जाती है, उसे याद कर लो और फिर उसमें ट्रेड के आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे मैंने उसके लिए मैंने ग्राफ देखना सिखा दिया। अब देख लो कौन से लेवल पे जाने के बाद वो बाउंस बैक कर जाती है, कौन से लेवल पे जाने के बाद ऊपर वो नीचे आ जाती है, तो वही उसका ऊपर वाला लेवल याद कर लो, वहां पर वो ओवरसोल्ड हो जाएगी, ओवरबॉट हो जाएगी। नीचे वाले लेवल जहां से वो बाउंस बैक होती है वहां पर याद कर लो, वहां पर वो ओवरसोल्ड हो जाएगी। अक्षय मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। समझ में आया मेरी बात की स्टॉक में रूल अलग चलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का रूल मैंने आपको बता दिया और मैंने कहीं और से नहीं बताया, मैंने उसको रोज देख देख के एनालाइज किया और मैंने वो लेवल आपको बता दिए। बाकी सारे शेयर्स में अलग अलग चलते हैं, निफ्टी के लगभग सभी शेयर्स में वही रूल चल जाएगा जो रूल मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया, लगभग सभी हाँ, शेयर्स निफ्टी में। का ही मैं देख रहा था, हाँ निफ्टी जी। का ही मैं देख रहा था। अगर हम लेट्स सपोज किसी हैवी वेट का ही देखें, जैसे रिलायंस अगर का देख बैंकिंग ले। सेक्टर में देखें, हाँ हैवी वेट का ही किसी का आप देखो तो उसका थोड़ा एनालिसिस करके अगर बताओ कैसे है तो। क्योंकि अगर हम देखें ना तो कई बार ऐसा होता है कि हैवी वेट की वजह से मार्केट अब भी चली जाती है, डाउन भी चली जाती है, तो अगर हम उसी को ही पकड़ लें ठीक से तो किसको पकड़ू तो बताओ, रिलायंस को पकड़ू? हाँ रिलायंस सर, ले लो, रिलायंस रिलायंस। रिलायंस ले लो, कुछ भी ले लो, एचडीएफसी ले लो, कुछ भी ले लो। रिलायंस लेते हैं पहले या एचडीएफसी लू? आप जो कहोगे वो ले लूंगा। रिलायंस ले लो। रिलायंस। सर एचडीएफसी का तो वेटेज उसमें है ना, एचडीएफसी बैंक का, बैंक का बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी में। में, दोनों में है, निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी में भी है। हम्म। चलो आपके कहने पे मैं पहले रिलायंस देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जी। ज्यादा टाइम इस चीज पे नहीं लगा सकते, एक ही चीज देखेंगे, रिलायंस। हम्म।
ये हम रिलायंस पे आ गए। इसका अभी का जो है वो 0.51 चल रहा है, 0.61 इंट्राडे चल रहा है। और मैं यहाँ पर ग्राफ में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि लगभग लगभग 0.58 0.51 इसका लोएस्ट लेवल है। लोएस्ट लेवल पे ही चल रहा है, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक लोएस्ट लेवल पे ही खड़ा है इस टाइम, है ना। तो ये मेरे हिसाब से रिलायंस ओवरसोल्ड है अभी। ठीक है, मेरे हिसाब से रिलायंस ओवरसोल्ड है। अच्छा, जो ऊपर इसके नंबर्स दे रखे हैं उसको देखिए, क्या लगता है जो इंट्राडे की और वैसे दिखा रखी है वो? देखो वो सॉफ्टवेयर है, वो एनालिस्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर को तो एक बात बोल दी गई है कि 0.1 से नीचे होगा तो रेड दिखा देगा, 0.9 से नीचे होगा तो रेड दिखा देगा, 9 से 1 तक में ब्लू दिखा देगा, 1 से ऊपर में ग्रीन दिखा देगा। ये तो नहीं, सॉफ्टवेयर अगर ये की नंबर बात। पे अगर हम देखें, कॉल ओआई देख रहे हैं, पुट ओआई देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल ओआई हमारी बहुत बड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये 0.5 तो है, ये मतलब 0.5 इसी को तो डिवाइड करके आया। पुट डिवाइड बाई कॉल वही। करके तो 0.51 आया। अगर 0.51 है तो वहां से मुझे पता चल रहा है कि कॉल डबल है पुट से। हम्म। अरे 0.51 का मतलब तो यही है ना कि पुट जो है कॉल की 51% है। मतलब कॉल हाँ 100 है तो तो पुट है 51 है। यानी कि कॉल ज्यादा बिकी हुई है, कॉल ज्यादा बिकी हुई है तो मतलब सेलिंग ज्यादा हुई है, लेकिन वो सेलिंग इतनी जरूरत से ज्यादा हो रही है, वो ओवरसोल्ड है। अभी कवरिंग पे आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब अब देख के तो ये लग रहा था कि बेयरिश मोड में जाएगा, क्योंकि ये कॉल ज्यादा बिकी हुई है, हाँ तो यही तो तो वो नीचे बताया लेके था। जाएगा ना मार्केट को। तो यही तो बताया था कि जब कॉल ज्यादा बिक जाती है तो वो बेरिश होता है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बिक जाएंगी तो फिर 10 अच्छा। लगेंगे। तो फिर वहां से वो बाउंस बैक कर देता है, तो वो जरूरत से ज्यादा बिका हुआ है इस टाइम। ये कैसे पता चला? ये डेटा देखे नीचे का चार्ट, हमने देखा कि इसका जो हाईएस्ट लेवल है जो वो 1.51 है। मतलब लगभग 1 के आसपास हम कह सकते हैं कि वही जो निफ्टी वाला बताया था, 1.5 के आगे बाद ये ओवरबोट हो जाता है। और जो इसका लोएस्ट लेवल है वो इस टाइम लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है 0.5 पे। 0.5 इसका जो है वो लोएस्ट लेवल है, मतलब ये इसका ओवरसोल्ड लेवल है। 0.55 से लेके 0.5 तक ये ओवरसोल्ड रहता है। देखो पिछली बार बाउंस कब आया था, ये देखो यहां से बाउंस आया था, ये रहा। देखो यहाँ तक ये गिरा हुआ था, तब इसका लेवल था 0.68, फिर इसका गिर के हुआ यहाँ पर हम्म। 0.65, मतलब 65 के नीचे ही ओवरसोल्ड हो जाता है। और देखो 65 से ही फिर ये बढ़ता चला गया ऊपर ऊपर ऊपर, और 0.65 से लेके 0.8 तक बढ़ा, फिर 0.8 से फिर नीचे आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब जब इसका पीसीआर 0.6 के नीचे जाएगा ये ओवरसोल्ड लेवल पे आ जाएगा। और अब तो इसका पीसीआर कितना है 0.51, 0.6 से भी इतना नीचे चला गया, अब तो ये ओवरसोल्ड लेवल पे है ही। मेरे हिसाब से रिलायंस आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है कल ही, बाउंस बैक लेगा। रिलायंस मेरे पीसीआर रेशो के हिसाब से बाउंस बैक लेगा। अब आपके कहने पे जब मैं रिलायंस कर ही रहा हूं तो जरा फिर इसका ऑप्शन चेन भी देख ही लेता हूँ। लो जी, रिलायंस का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं कुछ काम करता हूँ तो फिर पूरा ही करता हूँ। वरना फिर कल को आप कहोगे सर आपने तो रिलायंस कहा था कि ऊपर जाएगा तो नीचे चला गया, और खुल गया, ये ऑप्शन चेन खुल गई। रिलायंस का रेट चल रहा है 2538 रुपए। ये सपोर्ट में देखते हैं, देखो जरा, कॉल बिकी हुई है 2500 की 1,80,000, और पुट बिकी है 9,36,000। 2500 किसी कीमत पे नहीं तोड़ने का, 9 लाख 4.5 गुना पुटे बिकी हुई है, किसी कीमत पे नहीं तोड़ने का। 2500 लिखवा लो मेरे से, कहाँ लिखवाना है? समझ गए मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। अगर 2 गुना भी होती पुट तो मैं कहता शायद तोड़ दे, अरे 4 गुना हो रही है यार, कहाँ तोड़ देगा? लो अगला देखो 2520 पे आ जाओ। 2520 पे भी लगभग लगभग 1.5 गुना हो रही है पुट। लो 2520 पे भी सपोर्ट है। चलो 2540 पे देख लो, 40 पे भी 2 गुना हो रही है, 40 पे भी सपोर्ट है। कल ही बाउंस बैक ले लेगा, जाओ, ये कल ही बाउंस बैक लेगा। आपको गैप अप ही खुलेगा ये ऊपर ही। लो 60 वाली देख लो, 6 लाख, हाँ 60 वाली भी नहीं करेगा क्रॉस। 40 तो नहीं तोड़ता, ये 40 नहीं तोड़ेगा, ये 40 पे सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये कल को बाउंस बैक क्या गैप अप खुलेगा। ये खुलेगा ही 10 रुपए बढ़ के 50 रुपए पे खुलेगा। 60 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, 60 पे जो है ना 7 लाख और 4 लाख हो रही है। अगर सुबह को 1 घंटे के अंदर अंदर 60 वाली पुट में इंक्रीमेंट आ गया और ये 90% हो गई इसकी, तो 60 भी काट देगा। ठीक है, तो अब हमें कल को 2 लेवल देखने हैं। मेरे हिसाब से 40 तो तोड़ेगा ही नहीं, इसीलिए देखो कवर होकर 40 पे आ गया। इसका चार्ट देख लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस का एक दिन पहले का चार्ट देखो, ये नीचे गया था बिल्कुल। इसका जो लो है ना कल का, वो लो है 18 रुपए का। 18 रुपए आके वापस 40 पे आया, क्योंकि 40 पे तोड़ना ही नहीं है। 40 पे तो दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट ही दिख रहा है, ऑप्शन चेन ही बता रही है कि 40 नहीं तोड़ना है इसने, तो 40 वापस आ गया। और देखो उसकी क्लोजिंग भी कहाँ दिखा रहा है, ये 54 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 38 दिखा रहा है। तो क्या हुआ, ये एडजस्टमेंट है। ये 54 खुलेगा, देखना 55 खुलेगा कल को, और ये 60 काटेगा। 60 पे रेसिस्टेंस है, 60 से ऊपर जाके फिर वापस आ जाएगा 60 के आसपास ही। कल को रिलायंस को, किसी को अगर रिलायंस नीचे मिले तो बाय कर लेना, कल को रिलायंस पॉजिटिव है। आगे बढ़े अक्षय। हाँ जी। अगर कल को रिलायंस बढ़ जाएगा तो जितना मैंने आज समझाया तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ऑप्शन चेन पे रिलाई करना है।
और पीसीआर रेशियो पे भी रिलाई करना है। वो ओवरसोल्ड लेवल पे है, कल ही रिलायंस बाउंस बैक करेगा, कल मार्केट पॉजिटिव है अब रिलायंस के हिसाब से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और कल आपको इसका चेकिंग भी हो जाएगी कि जो पीसीआर आपने रिलायंस का चेक किया और ओपन इंटरेस्ट चेक किया, ऑप्शन चेन चेक करी, क्या उस पर रिलाई करके हमें बाय करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कल को रिलायंस फ्लैट खुलता है तो मैं तो कहूंगा बाय भी करके बैठ जाना, क्योंकि वो 10 या 20 रुपए बढ़ के बंद होगा कल को। ज्यादा भी बढ़ सकता है, ओवरसोल्ड लेवल पे, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड लेवल पे है। ज्यादा भी बढ़ सकता है, हो सकता है 50 रुपए ना बढ़ जाए। चलिए, और अगर कल ना बढ़ा तो फिर ओपन इंटरेस्ट चेक करना इंट्राडे में, ओपन इंटरेस्ट बदल चुका होगा। अगर नहीं बढ़ा तो फिर वो उठ के सारे बंदे भाग चुके होंगे, तो वो गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। एक चीज पूछनी थी सर, एक चीज, हाँ एक हाँ, मिनट। बोलिए बोलिए बोलिए। जो हम ये पीसीआर लगाए हैं, हम्म, इसको हम एल्गो पे लगा दें अगर, कि पीसीआर इतने पे है तो बाय कर ले, पीसीआर उतने पे जाए तो सेल कर दे, सिंपल। आपने कभी अल्गो सॉफ्टवेयर चलाया है? हाँ चलाया है। उसमें होता है ऐसा ऑप्शन? पीसीआर का तो नहीं पता, लेकिन मूविंग एवरेज का तो होता है। मूविंग एवरेज का भी नहीं होता? ईएमए का तो होता है इसमें। नहीं, ईएमए के हिसाब से ट्रेड नहीं लेता, लेकिन वो देता है कैंडल ईएमए के ऊपर बंद होएगी तो बाय कर लेगा, ईएमए के नीचे बंद होएगी तो सेल कर अगर, देगा। चलो, एल्गो बनाने वाले सॉफ्टवेयर हर कंपनी का अलग अलग है। अगर आपकी कंपनी में ईएमए लग रहा है तो फिर पीसीआर भी लग जाएगा। जब, क्योंकि अब अगर कोई पीसीआर सा लग भी, जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर ईएमए लग रहा है तो पीसीआर भी लग जाएगा। मैंने वो सॉफ्टवेयर चलाए हैं। तो अगर किसी कंपनी में ईएमए लग रहा है तो पीसीआर भी लग जाएगा। तो लेकिन जब लगाओगे, लग सकता है, बिल्कुल लगा सकते हो। और कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत ज्यादा प्रॉफिट और लॉस हो जाते हैं, ध्यान से लगाना। उसको लगाते समय कोडिंग का भी हिसाब होता है, बहुत सारे सिस्टम देखने पड़ते हैं। अभी तक तो मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं भी सिर्फ ट्रायल कर रहा हूँ। मैं भी ट्रायल फेस में हूँ अभी, और 1 या 2 महीने के अंदर मैं, जहाँ जब मैं पक्का हो जाऊंगा एल्गो में, तो मैं आप लोगों के लिए एल्गो का एक कोर्स निकालूंगा। जिन लोगों की कैपिटल अच्छी है वो एल्गो का कोर्स कर सकते हैं, बहुत सस्ते रेट में निकालूंगा। 1000-2000 रुपए का कोर्स निकालूंगा, तब मैं एल्गो सिखाऊंगा आपको। एक चीज और पूछनी थी। हम्म, जैसे हम ऑप्शन चेन देखते हैं, अभी आपने कहा 1:4 का रेशो है। अगर हमने कल परसों को 3 बजे देख लिया होता है ऑप्शन चेन, तो तब भी ये 1:4 का ही रेशो था ऑलमोस्ट। तो आपको लेकर ठीक है जानी ना? चाहिए और थी। हमें पुट सेल कर देनी चाहिए थी। जो हाँ, जिस तरफ लोग ज्यादा बैठे हैं, तो नहीं, सिंपल पुट सेल कर दो, सिंपल। या तो पुट सेल कर दो या कॉल बाय कर लो, आपके लिए दोनों ठीक है। अच्छा। क्योंकि हमें दिख गया ना, वो तो सपोर्ट पे आ गया है रिलायंस। रिलायंस में 40 का सपोर्ट है। 40 का सपोर्ट टूटता हुआ नहीं लग रहा है, 38 पे बंद हुआ है। और कल को वो गैप खुलेगा, 40 पे मिलेगा ही नहीं आपको। जिसने 40 पे कल कॉल खरीद के बैठा होगा, या फ्यूचर खरीद लिया होगा, या पुट बेची होगी, तीनों बंदे प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि रिलायंस अपने सपोर्ट पे है और ओवरसोल्ड लेवल है। पीसीआर रेशो ने बताया कि वो ओवरसोल्ड है, मतलब कि बाय करो। और ऑप्शन चेन ने बताया कि उसका 40 पे सपोर्ट है और वो 40 पे ही बंद हुआ, मतलब कि बाय करो। दो बंदों ने कह दिया। फिर आप इसका ग्राफ देख लो एक बार। आप ग्राफ देखोगे तो भी 40 पे सपोर्ट बताएगा वो। आप इसका ग्राफ देख लेना, 40 पे सपोर्ट है मेरा, पहले से देखा हुआ है, तो वो भी कह रहा है बाय करो। अब 3-3 रूल से तो पता चल गया बाय करो, तो बाय करो, फिर अपना दिमाग क्यों लगाना है? ठीक है ना? तो अगर मैंने ये देख लिया होता, अगर मैंने ये ग्राफ या ये 3 चीजें कल 3 बजे चेक कर ली होती ना, तो मैं अब तक तो ग्रुप पे आपको बीटीएसटी दे देता रिलायंस की। तो ये वही तो भी, कह रहा हूँ, कल हमें हमेशा 3 बजे चेक करना चाहिए ना, निफ्टी नहीं फिफ्टी के नहीं, सारे स्टॉक्स में। किसी भी टाइम कर सकते हो। बीटीएसटी के लिए 3 या 2:30 बजे चेक किया जाता है। लेकिन अगर इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो दिन में 10 बजे भी करो, 11 बजे भी करो, जब आपको पीसीआर सही लगे और उस पर रेसिस्ट भी करे। मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड के लिए और फिर कम ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं। चेक करो, उसे 15-20 मिनट, आधा घंटा चेक करो। अगर वो पीसीआर आ रहा है और आपको लग रहा है, सब 3 चीजें चेक करो। पीसीआर के हिसाब से क्या मैं उसे ले सकता हूँ या बेच सकता हूँ, फिर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर ग्राफ के हिसाब से। और तीनों चीजें मिक्स करने के बाद आपको लगे कि हाँ, मेरे तीनों में से 2 चीजें भी फाइनल हो रही हैं। देखो, ग्राफ को मैं इतनी तवज्जो नहीं देता, मेरे लिए मतलब ग्राफ बेकार है। ग्राफ पढ़ने वाले लोग ही बेवकूफ हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन फिर भी ग्राफ काम आ जाता है। लेकिन मैं उसे ग्राफ को सपोर्टिंग एविडेंस डालता हूँ। अगर मेरा पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है किसी चीज को, और ग्राफ नहीं बोल रहा, मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं इन 2 पे रिलाई कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पीसीआर या ओपन इंटरेस्ट में से एक ने भी मना कर दिया ना, और ग्राफ कह रहा है नहीं करना चाहिए, मैं ग्राफ को इग्नोर ही करके चलूंगा। ग्राफ को मैं सिर्फ सपोर्टिव एविडेंस पे लेता हूँ, या फिर तब लेता हूँ जब पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ओपन इंटरेस्ट में मुझे सपोर्ट ना मिल पा रहा हो, रेसिस्टेंस ना मिल पा रहा हो, तो मैं ग्राफ का यूज करता हूँ। पीसीआर को तो मैं कभी इग्नोर करता ही नहीं हूँ। पीसीआर तो मेरा फंडामेंटल एनालिसिस का रूल है कि पीसीआर को मैं कभी इग्नोर करता ही नहीं हूँ। बंदे ने जी सर। कॉल बाय की,
एक कॉल बाय करी, तो मुझे बताइए कितनी कॉल सेल हुई होंगी? तिवारी जी बताइए। एक सर। अगर किसी बंदे ने एक कॉल बाय करी है तो जरूर किसी ना किसी एक बंदे ने एक कॉल सेल भी की होगी। जी सर। तो फिर हमें ये कैसे पता चला कि एक बंदे ने एक बाय की? क्योंकि एक ने सेल किया, कोई बायर था तभी कोई वो सेल कर पाया है। तो हमें कैसे पता चला बाय हुई? डाटा आया ना निकल के। वाई डेटा से। चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक बंदे ने कॉल बाय करी, तो उसे किसी ना किसी ने सेल भी करी। जब एक बंदा एक चीज को बाय कर रहा है और दूसरा उसे सेल कर रहा है, तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में हुआ? इस बंदे का नाम हमने ए मान लिया और इस बंदे का नाम हमने बी मान लिया। ए ने कॉल बाय करी, बी ने सेल करी, तो कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में हुआ? ए और बी के। कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए? एक कॉल का एक कॉन्ट्रैक्ट। जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 1। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? एक बी बंदे ने भी बाय करी और सी ने सेल करी, तो अब बी और सी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ओ आई कितना हो जाएगा? 2। यहां तक समझ में आ गया? जी। अब जो सी बंदे ने सेल करी थी ना कॉल, और एक ए बंदे ने बाय करी थी, तो जो ए बंदा कह रहा था कि भाई मेरे पास खरीदी हुई है, मैं बेचना चाहता हूं, और सी कह रहा था यार मैंने बेच रखी है, मैं खरीदना चाहता हूं। तो सी ने अपनी सेल करी हुई कॉल को खरीद लिया। किससे? ए से। तो अब ए के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा और सी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा। तो कॉन्ट्रैक्ट में से एक ए और सी खत्म हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब कितने कॉन्ट्रैक्ट बचे? 1। किस किस के पास? बी और सी के पास। मतलब अब एक कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है जिसमें बी ने खरीद रखी है। अच्छा, बी ने ही खरीदी हुई है और बी ने ही बेच रखी है। जब बी ने ही खरीद रखी है और बी ने ही बेच रखी है, तो वो भी बराबर हो गए, यानी कि वो भी -1 और हो गए 0। इधर मैं बायर लिख रहा हूं और इधर मैं सेलर लिख रहा हूं। ए ने कॉल बाय करी, बी ने सेल करी। अगली बार सी ने बाय करी, डी ने सेल करी। तो हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट तो यहां बना जब ए ने बाय करी, बी ने सेल करी। एक कॉन्ट्रैक्ट यहां बना जब सी ने बाय करी, डी ने सेल करी। इतना तो सबको समझ में आ गया। तो हाँ ओ जी। आई यहां पर 1 था, यहां पर 2 हो गया। ठीक है। इसका मतलब है कि इन्होंने, सेलर वालों ने सेल करी, बाय वालों ने बाय करी। अब अगला एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी ने बाय कर ली और उसके अगेंस्ट में ए ने सेल कर ली। तो अब यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि बी ने तो पहले से सेल कर रखी थी और वो बाय करने आ गया, तो बी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसके अगेंस्ट में एक ए का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। तो यहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट एक कम हो जाएगा। वो ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1 बचेगा। वो भी कौन सा वाला? सी और डी वाला। ए और बी वाला तो खत्म हो गया। सबको समझ में आया? हाँ जी, क्लियर किस है, क्लियर है। किसको नहीं आया वो बताओ, क्योंकि आगे और मुश्किल होने वाला है। अब इसमें ओ आई जो हम काउंट कर रहे हैं वो पुट साइड का कर रहे हैं कि कॉल साइड का कर रहे हैं, ये अरे समझ नहीं आया दोनों इसमें। सेम ही तो है। देखो, ये ए का एक कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट सी का हम्म। था डी के साथ। ए का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ खत्म हो गया। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हम्म। सी का बचा है डी के साथ। मतलब बेटा शांत, सी बायर का एक कॉन्ट्रैक्ट बचा है डी सेलर के साथ। तो चाहे बायर का पूछ लो चाहे हम्म। सेलर का, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम है, अच्छा। क्योंकि जितने खरीदने वाले हैं उतने ही बेचने वाले हैं। तो ओ आई जो 1 है ना, वो बायर के लिए भी है और सेलर के लिए भी है। तो ओ आई हमेशा अच्छा, बराबर होता है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। ठीक। तो अब ये बताइए कि अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट 1 है, ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? सबको समझ में आ गई? चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर बदल देता हूं। हम वापस यहीं पर आ गए। 2 है हमारा ओपन इंटरेस्ट। हमारा ओपन इंटरेस्ट 2 है इस टाइम, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ए ने बी से कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट सी ने डी से कर लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर बाय करने वाला है डी और सेल करने वाला है ई, तो ओपन इंटरेस्ट कितना रहेगा? 2। 2 हो जाएगा सर। कितने? 2। किसको समझ एक। में नहीं आया कि 2 रहेगा? डी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना।
भाई डी ने अपनी पोजीशन किसको दे दी, ई को। हम्म, भाई डी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो सेलर कौन कौन बचे, बी और ई। इधर कौन कौन बचा, ए और सी। तो दो बायर और दो सेलर बचे हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट अभी दो है। आई बात समझ में? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अगर एक बायर ने अपनी पोजीशन को कवर कर लिया तो ओपन इंटरेस्ट कम होता है। अगर उसने अपनी पोजीशन को कवर नहीं कर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा जब तक नए नए बायर आते रहेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए कि अगर सर बाइंग हो रही थी, मार्केट पॉजिटिव जा रही थी और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो हमें समझ में चल गया कि फ्यूचर में बाइंग हो रही है, हमें समझ में आ गया। अब हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट नेगेटिव जा रही है, मतलब कि शॉर्ट सेलर ज्यादा अग्रेसिव है और वो शॉर्ट कर रहे हैं। जब वो शॉर्ट करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन मार्केट नेगेटिव जाएगी तो हम कहेंगे सेलिंग। इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट पॉजिटिव जा रही है तो हम कहेंगे बायर एक्टिव है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट नेगेटिव जा रही है, हम कहेंगे सेलर एक्टिव है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही ना जब नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन सेलर एक्टिव होने के केस में मार्केट नेगेटिव जाएगी और बायर एक्टिव होने के केस में मार्केट पॉजिटिव जाएगी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही। इतना तो समझ में आ गया? तिवारी जी आ गया? क्लियर है सर। जी सर। अब चल रहे हैं हम, ओपन इंटरेस्ट तो गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट तो गिर रहा है, मतलब पहली वाली जो पोजीशन बनी हुई थी वो खत्म हो रही है। मतलब बायर भी खत्म कर रहा है अपनी पोजीशन और सेलर भी खत्म कर रहा है। तो अब हमें कैसे पता चले कि अग्रेशन किसका ज्यादा है? ध्यान समझिएगा, ओपन इंटरेस्ट गिरना शुरू हो गया, मतलब जिन लोगों ने ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया था उन्हीं का कम हो रहा होगा, है ना। और मार्केट क्या हो रही है सर, मार्केट मान लीजिए पहले गिर रही है। जरा ध्यान समझो, जब एक बायर अपनी पोजीशन बेचता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग करते समय मार्केट गिरती है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो हम कहेंगे जो ये वाला बायर था ना, ये वाला बायर, इसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और या फिर सेलिंग भी कह सकते हैं इसे। किसी के ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बताइए। ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और मार्केट भी नेगेटिव जा रही है, मतलब जिस बंदे ने पहले बाय किया था अग्रेसिवली, अब वो अग्रेसिवली सेल कर रहा है, अपनी पोजीशन को खत्म कर रहा है, इसी वजह से ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और मार्केट भी नेगेटिव जा रही है। समझ में आ गया? क्लियर है। ठीक है। अब मान लीजिए सेलर, ओपन इंटरेस्ट तो गिर रहा है और मार्केट जा रही है पॉजिटिव, ऐसा कब होगा? सेलर ने पहले सेल कर रखा था, अब वो कर रहा है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग करने से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने शॉर्ट करके ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया था वो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, प्लस मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। ओवरसोल्ड मार्केट में ऐसा होता है। ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया सबको? क्लियर है सर। ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो ये समझ लेना कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट सेलिंग का तो सवाल ही नहीं आएगा। अगर बढ़ रहा है तो बाइंग और सेलिंग दो बातें होंगी। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से मार्केट पॉजिटिव हो रही है तो बाइंग, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से मार्केट नेगेटिव हो रही है तो सेलिंग। आंख बंद करो और उसी दिशा में चलो। दूसरा, अगर ओपन इंटरेस्ट गिरने के बाद भी मार्केट नेगेटिव जा रही है तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और ओपन इंटरेस्ट घटने के बाद पॉजिटिव हो रही है तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और ये थोड़ी देर के लिए होती है। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जब ओवरसोल्ड डेटा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए शॉर्ट कवरिंग होगी, एक दो दिन के लिए, उसके बाद फिर वही काम शुरू, या फिर डेटा ही बदल जाएगा। ऐसी प्रॉफिट बुकिंग कब आ जाती है, जब ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट होने पे थोड़े दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मार्केट ओवरऑल प्लस हाई ट्रेंड में है, मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये चार चीजें समझ में आ गई कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से कब बाइंग होती है और ओपन इंटरेस्ट घटने से कब उसे प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे और शॉर्ट कवरिंग। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आ गया कि बाइंग और शॉर्ट कवरिंग में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया? कौन कौन है क्लास में? शॉर्ट कवरिंग बता दो एक बार आप। जी सर। जी सर। तो अब किसी का कहना ये था सर बाइंग और शॉर्ट कवरिंग में डिफरेंस बता दो। देखो, बाइंग में क्या होता है, एक नया बंदा आता है और परचेसिंग करता है। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, एक पुराना बंदा जो शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठा है और वो परचेसिंग करता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। भले ही वो परचेज कर रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट तो कम कर देगा ना, क्योंकि वो अपनी पहले वाली सेल की हुई पोजीशन को परचेज कर रहा है। जब एक नया बंदा आके परचेज करेगा तो वो पैसे को मार्केट में रखेगा, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब एक पहले सेल किया हुआ बंदा को परचेज करेगा तो वो जो पहले सेल कर दिया उसने, वो वाले पैसे को उसने बाय कर लिया, तो वो बस मार्केट से पैसा निकल गया, बाइंग की पोजीशन में आ गया, तो वो मार्केट को थोड़ी देर के लिए बाय करता है। तो शॉर्ट कवरिंग में और बाइंग में ये डिफरेंस है कि बाइंग में एक नया बंदा आके पैसा लगाता है, शॉर्ट कवरिंग में पुराना शॉर्ट सेलर ही होता है जो मार्केट को परचेज करता है। इतना समझ में आ गया बाइंग और शॉर्ट कवरिंग में क्या डिफरेंस है अक्षय? हाँ जी, ये समझ आया। सेकंड और थर्ड वाला बता दीजिए एक बार। सेकंड और थर्ड वाला सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग में क्या डिफरेंस है? जब एक नया हाँ बंदा, जी। सेलिंग का मतलब होता है कि एक नया बंदा आया और उसने शॉर्ट मारा। शॉर्ट मारा मतलब उसके पास पोजीशन नहीं थी लेकिन उसे लगा हाँ मार्केट जी। से नीचे गिरेगी और उसने एक शॉर्ट मार दिया जिसे वो बाद में कवर भी करेगा। तो ठीक है। सेलिंग हम बोलते हैं शॉर्ट, इसे सेलिंग की जगह पर हम शॉर्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट। इसको हम शॉर्ट ही बोल लेंगे, सेलिंग बोलना ही गलत है इसे, क्योंकि सेलिंग तो हम प्रॉफिट बुकिंग को बोलते हैं। इसे हम बोल लेंगे शॉर्ट मारा, शॉर्ट। ठीक है, तो एक नया बंदा हाँ जी। आया और उसने शॉर्ट मार दिया, सॉरी शॉर्ट मारा, जो बाद में कवर भी करेगा अपना शॉर्ट। ठीक है, तो जब नया नया बंदा आके शॉर्ट करेगा तो वो ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, लेकिन जब पुराना ही बाई किया हुआ बंदा बाद में प्रॉफिट बुकिंग करता है तो उससे ओपन इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और मार्केट भी थोड़ी सी नेगेटिव जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट में डिफरेंस पता चल गया? इससे ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, बट ये मार्केट इसमें कम हो रही है। इसमें आपने माइनस का साइन लगा रखा है इसमें। हाँ, शॉर्ट के केस में क्या होता है, एक नया बंदा आता है और मार्केट शॉर्ट करता है तो वो ओपन इंटरेस्ट तो नया हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बढ़ेगा, लेकिन मार्केट क्योंकि उन्हें बेची बिल्कुल। है अग्रेसिवली, वो मार्केट गिराता हम्म। है। उसका ध्येय ये होता है कि मार्केट कल को गिरेगी तो मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो जहां पर क्या ठीक। होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से मार्केट गिर रही होगी, हम कहेंगे शॉर्ट सेलर ज्यादा एग्रेसिव है, तो वहां पर मार्केट के गिरने के चांस हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। और ओवरसोल्ड होने के केस में हम उसमें बाइंग करके बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है अब इसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें ये गेम जो है ना, ये गेम है झगड़े का। तूने मेरे 4 मुक्के मारे, कोई बात नहीं, आज नहीं तुझे कल देख लूंगा, जब कल तुम्हारे साथ 4 बंदे और खड़े हो जाएंगे, अब तुम उसके 8 मुक्के मार लो। तो ये सारा गेम जो है ना झगड़ा है कि कहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी और कहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी, बस आपने यही एनालाइज करना होता है। और जब तक आपको लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग आने में टाइम है तब तक खरीदते रहो। जब आपको लगेगा नहीं अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहीं से बेच के बैठ जाओ। फिर आपको दोबारा से लगेगा यहां से दोबारा बाइंग शुरू होगी, वहीं से खरीद जाओ। आपको बस ये 4 चीजें ही एनालाइज करनी है कि कब बाइंग हो रही है, कब शॉर्टिंग हो रही है, कब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के बीच का डिफरेंस लोगों को नहीं समझ में आता। जिसको समझ में आएगा वही एनालिस्ट कहलाएगा। तो बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के बीच में एक डिफरेंस है जो हमें ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है और पीसीआर रेशो से भी पता चलता है। पीसीआर रेशो से पता चलता होगा, ओवरसोल्ड होने पे जो मार्केट भागती है वापस, उसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। कल बताया था ना कि अगर आपका डेटा 0.7 हो जाए, 0.7 से नीचे चला जाए, तो हम कहते हैं यहां से एक बाउंस बैक आएगा। और वो जो बाउंस बैक आता है वो बाइंग की वजह से नहीं आता, वो बाउंस बैक आता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से, और वो हमेशा छोटा होता है और वो थोड़े टाइम का होता है। उसे आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हो और फिर उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। बाइंग कब आएगी? जब उसका डेटा 0.9 से ऊपर चला जाएगा। 0.9 से ऊपर डेटा जाने पे आप उसमें बाइंग करके बैठ सकते हो, अगर वो रसिस्ट करे 1-2 दिन तो। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया ना कैसे बनता है? ओपन इंटरेस्ट बनता है जब एक बंदा एक बाय कर ले और एक सेल कर ले। तो ओपन इंटरेस्ट के बनने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते प्रॉफिट है कि लॉस है। हाँ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हमें पता लगता है। अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज करते समय पॉजिटिव जा रहा है और हमारा जो है मार्केट भी पॉजिटिव जा रही है, तो हमें पता चलेगा वहां पर बाइंग पोजिशन बनी है। मतलब हम ओपन इंटरेस्ट को हमेशा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से एनालाइज करेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट की जो 2 कॉलम होते हैं, एक तो टोटल ओपन इंटरेस्ट, वो पीसीआर रेशो में काम आता है, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे यहां पर काम आ जाता है, जो मैंने आपको दूसरा बताया। समझ में आ रहा है? कल हाँ जी। पीसीआर ऑप्शन चेन दिखाते समय मैंने आपको पुट और कॉल का रेशो दिखाया था, साथ में ओपन इंटरेस्ट का भी दिखाया था। पुट कॉल के साथ साथ इसमें एक ओपन इंटरेस्ट भी होता है, फ्यूचर में देखा जाता है। जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं पुट कॉल की, तो वहां पीसीआर काम आता है, लेकिन फ्यूचर के केस में फ्यूचर का ग्राफ चेन
may be include information on the volume and open interest of each option contract. हर एक कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट भी अलग से देख सकते हो, और वो बढ़ रहा है कि घट रहा है वो तो आपको वहां पर मिल ही जाता है ऑप्शन चेन में जाके। लेकिन फ्यूचर का भी देख सकते हो ऐसे ही, और वो भी आपको ऐसे ही मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट में जाके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उसके बराबर मिल जाता है। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। देखो वॉल्यूम का मतलब है कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, ना तो ये बताते कितने बाय हुए और ना ये बताते कितने सेल हुए, क्योंकि बाइंग और सेल तो हमेशा इक्वल रहता है, जब किसी ने बेचा तभी तो किसी ने खरीदा। तो बताता है वाइल ओपन इंटरेस्ट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी बचे हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी हैं जो एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, जो खत्म होने बाकी हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ जी। इम्प्लाइड वॉलिटी एक नया कंसेप्ट है, वो समझते हैं। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, सम ऑप्शन चेन्स प्रोवाइड द इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। देखो जब आप अपना ऑप्शन चेन देखोगे ना, वहां पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, थीटा, वेगा, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के कॉलम होंगे। तो वो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का कॉलम क्या होता है वो समझा रहा हूं। तो कुछ ऑप्शन चेन कोई कोई कंपनी दिखाती है, उसमें इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का ऑप्शन आता है। ईच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आता है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का मतलब क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस वॉलिटिलिटी, कि इसकी फ्यूचर में वॉलिटिलिटी कितनी होगी। मतलब इंप्लाइड वॉलिटिलिटी आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता देगी कि ये वाला शेयर अगले एक महीने में कितने रुपए ऊपर या नीचे जा सकता है। यानी कि अगर आपको कभी वो वाली स्ट्रेटजी बनानी हो ना कि मुझे कॉल भी बेचनी है और पुट भी बेचनी है, तो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी देख के बना लेना। अगर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बता रही है कि ये 5 रुपए ऊपर या नीचे जा सकता है, तो ठीक है आप 10 रुपए ऊपर का बेच दो। आपको लगता है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बता रही है कि ये बस 5 रुपए ऊपर या नीचे जाएगा, तो आप 7 रुपए ऊपर का बेचो, ये 5 ही जाएगा, 2 रुपए को तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़े काम की चीज है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, ये देखकर ही हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी में आपको इसे और डिटेल में आगे सिखाऊंगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, और इसी के हिसाब से ऑप्शन के प्राइस डिटरमाइन होते हैं। जहां तक इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बता रही है वहां तक के तो प्राइस ऑप्शन के तेज होते हैं, जहां पर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी खत्म है उसके आगे के ऑप्शन के प्राइस में फिर प्रीमियम बहुत कम रह जाता है। तो वो फिर भाई इनकम जनरेटर के लिए ही रहता है, भाई मुझे इनकम करनी है, ले भैया तू बेच ले, उन्हीं के लिए होता है। ऑप्शन चेन आर वैल्यूएबल टूल। देखो ऑप्शन चेन में आपको सिखा चुका हूं, वो एक वैल्यूएबल टूल है आपके लिए एनालाइज करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। ट्रेडर कैन एसेस द अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, प्रीमियम एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन। ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए आपको पीसीआर भी चेक करना चाहिए और ऑप्शन चेन भी चेक करने चाहिए। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ रिलायबल सोर्स और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म टू एक्सेस द एक्यूरेट एंड अप टू डेट ऑप्शन चेन डेटा। आप जरा ध्यान समझना, ये जो ऑप्शन चेन डेटा है ना, ये इन्वेस्ट निफ्टी जैसी किसी साइट पे मत देख लेना, किसी ढंग की जगह पर देखना, जैसे एंजल की साइट पे, जीरोधा की साइट पे, या फिर सबसे बढ़िया किस पे रहेगा एनएससी की साइट पे। लेकिन इन्वेस्ट निफ्टी को मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ, वो सेम दिखाता है एनएससी जैसा। हाँ बस एक ड्रॉबैक है, जो ऑप्शन चेन वाली है वो 15 मिनट, वो जो इन्वेस्ट निफ्टी वाली है वो 15 मिनट में अपडेट होती है, और जो एनएससी वाली है वो 1 से 2 मिनट में अपडेट हो जाती है। और जो एंजल पेंजल है ये तो हर सेकंड अपडेट होती रहते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन सारी आपको खुद करनी पड़ती है। इन्वेस्ट निफ्टी आपको कैलकुलेशन करके देता है और एनएससी भी आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एनालिसिस कैसे करते हैं ऑप्शन चेन का मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन चेन तो हमारे सामने आ गई सर, इसका मतलब इससे फायदा कैसे उठाएंगे, आ जाओ। एनालाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन चेन इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ऑप्शन चेन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, आपको क्या करना है बस उन इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के वहां से क्रक्स निकालने हैं। और अगर आप क्रक्स निकालने में आप जो है क्रक्स निकाल पाए, आप उसमें जो है क्रक्स निकाल पाए तो आपको फायदा हो जाएगा, अगर गलत क्रक्स निकाल लिया तो लॉस हो जाएगा। तो आपको चेन बहुत सारे डाटा दे देगी, तो विद इन द चेन टू गेन द इनसाइट्स इनटू द मार्केट सेंटीमेंट, और आपको वहां से मार्केट सेंटीमेंट का पता लगाना है कि वो सेलिंग हो रही है कि बाइंग हो रही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अगर आपने पता लगा लिया तो आपको पता लग जाएगा मार्केट कितनी ऊपर है कितनी नीचे जाएगी, तो जिससे कि आपको पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल पाए और आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाओ। हियर आर द सम की एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हेन एनालाइजिंग एन ऑप्शन चेन। नहीं बेटा भी नहीं, 10 मिनट की रह गई है, उसके बाद क्लास फिर 10 मिनट बाद दोबारा करेंगे और वो लास्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता है, एक तो ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखनी पड़ती है और लिक्विडिटी देखनी पड़ती है। 3 चीज देखनी पड़ती है, अपने आप पढ़ेंगे, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। बिड आस्क स्प्रेड, कभी कभी क्या होता है, खरीदने वाला इधर खड़ा है 12 रुपए पे, बेचने वाला उधर खड़ा है 15 रुपए पे। 3 रुपए अगर कॉल में डिफरेंस होगा और 3000 का लॉट है तो 9000 रुपए का फर्क हो गया। तो
तो कभी कभी जब कॉल और पुट में वॉल्यूम कम होता है तो बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा हो जाती है। अगर बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा हो गई मतलब वहां वॉल्यूम कम है, वहां पर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। अगर एक बार फंस गए ना और आप उसमें से निकलना चाहते हो, 3 रुपए कम पे निकलना पड़ेगा। चाहे उसकी फेयर वैल्यू 15 रुपए बन रही हो, लेकिन फिर भी आपको 12 रुपए पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने को तैयार ही नहीं है कोई। तो बिड आस्क स्प्रेड समझ में आ गया सबको क्या होता है? जो डिफरेंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का होता है उसे बोलते हैं। द बिड आस्क स्प्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे एंड द लोएस्ट प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब सबसे ऊपर लिखी हुई प्राइस है उनका डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। और ये ज्यादातर जो डिफरेंस होता है ये लो लिक्विडिटी स्टॉक की कॉल पुट में और फ्यूचर में होता है। अगर नैरो बिड आस्क स्प्रेड, अगर स्प्रेड कम है तो इसका मतलब इंडिकेट्स हायर लिक्विडिटी, वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है। आप कभी भी निफ्टी के कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट में देख लेना, दूर से दूर तक में 1-2 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा, इतने बड़े 18,000 का शेयर होने के बाद भी। लेकिन आपका टाटा केमिकल, जील, इनके कॉन्ट्रैक्ट देख लेना, 300 रुपए का शेयर होने के बाद भी तो 2 रुपए का डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। एचडीएफसी एमसी देख लेना, 1600 रुपए का शेयर है, 50-50 रुपए का डिफरेंस मिल जाएगा। इनमें लिक्विडिटी कम है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत है, इसलिए उसके में बिड आस्क स्प्रेड कम रहता है। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूं। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी मतलब ये शेयर कितना ज्यादा लिक्विड है, कितना ज्यादा तेज भागता है। जील की इंप्लाइड वॉलिटिलिटी 8-10 रुपए, वो एक दिन में 10-10 रुपए भाग जाता है ना। बजाज फाइनेंस की 100 रुपए है, 100 रुपए साला एक दिन में भाग जाता है। अंबानी के शेयर, अंबानी नहीं सॉरी अदानी के, अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट की देखो 200-200 रुपए रोज भागता है, कभी 200 नीचे कभी 200 ऊपर। ठीक है जी। चलिए, implied volatility is a measure of market expectation, मार्केट की एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। अब implied volatility आपको ये नहीं बताता ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, बस वो ये बताता है चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इतना वॉलेटाइल रहेगा, इतने रुपए की वॉलेटिलिटी है इसके अंदर। ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस, ये ऑप्शन प्राइस से पता चलती है, एंड रिफ्लेक्टेड इन द ऑप्शन चेन। अब जरा ध्यान समझो, अगर किसी के करंट के एट द मनी ऑप्शन का प्राइस निफ्टी में देखोगे तो 1% है, लेकिन वही आप जील में देखोगे तो 2% है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी लेस वॉलेटाइल है और जील का शेयर हाई वॉलेटाइल है। लेकिन वही अगर आप देख लोगे टाटा स्टील में तो 2.5% है, मतलब टाटा स्टील का शेयर तो और भी ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन अगर आप वही देख लोगे अल्ट्राटेक सीमेंट में तो 3% है, मतलब वो तो उससे भी ज्यादा वॉलेटाइल है। और अगर आप वही देख लोगे आईईएक्स में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, तो वो 3.5% है, मतलब वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। और अगर आप वही देख लोगे अदानी के किसी शेयर में, अदानी एंटरप्राइजेज में, तो वो 0.4% है, वो तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। बात समझ में आई? जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल उसमें प्रीमियम उतना ज्यादा होगा, और उस प्रीमियम से ही कैलकुलेट करके आपको पता चलता है इंप्लाइड वॉलिटी। तो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी कुछ नहीं है, प्रीमियम का एक एवरेज है जो आपको खुद ही कंपनी ने कैलकुलेट करके बता दिया। वहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो ऑप्शन ट्रेडर है ना वो इसे इतने रुपए तक ऊपर या नीचे जाते हुए सोच रहा है, और इस मार्केट को कॉल और पुट राइटर ही चलाते हैं। ये बात मैंने आपको ऑप्शन चेन में सिखा दी। टीसीआर रेशो से ही मार्केट चलती है और ऑप्शन चेन से ही मार्केट चलती है। तो अगर आपको उसका एवरेज करके पता लग जाए कि इन प्रीमियम के एवरेज से पता लग जाए कि ये मार्केट में इतने % की वॉलिटिलिटी आएगी, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो इसे कितने रुपए के ऊपर की बेचनी है और कितने नीचे की बेचनी है। तो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, जो आपके कॉल और पुट का प्रीमियम चल रहा है उन्हीं का एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर एक फिगर निकल के आती है हर एक शेयर की अलग अलग, उसे ही इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बोलते हैं। आईवी भी बोलते हैं उसको, निफ्टी के केस में उसे आईवी बोलते हैं, और शेयर्स के केस में उसे इंप्लाइड वॉलिटिलिटी शॉर्ट में आईवी बोलते हैं। और निफ्टी के केस में उसे वो क्या बोलते हैं, निफ्टी के केस में क्या बोलते हैं बताइए कोई? शेयर्स के केस में इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, निफ्टी के केस में बताइए। विक्स। वेरी गुड। निफ्टी के केस में बोलते हैं वॉलिटिलिटी ऑफ इंडेक्स, ये होती है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी ऑफ शेयर्स। और इंडेक्स के केस में होती है वॉलिटिलिटी ऑफ इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म होती है विक्स। तो निफ्टी का विक्स आप हमेशा देखा करो, जब जब निफ्टी का विक्स, जैसे अभी थोड़े दिन पहले निफ्टी का विक्स चल रहा था 12 रुपए, जरा ध्यान समझना। अगर निफ्टी का विक्स 12 चल रहा था, 12 से गिर के 10 हो जाए तो क्या होगा? जिस बंदे ने भी कॉल और पुट खरीद रखी होगी, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उसका प्रीमियम 20% गिर जाएगा। जरा ध्यान समझो। सर निफ्टी चल रही थी 19,700, शाम को निफ्टी 19,700 पे बंद हुई। तिवारी जी का फोन आया, सर मैंने सुबह सुबह निफ्टी का कॉल खरीदा था 300 रुपए का, आपने कहा था कि अभी इसके एक्सपायरी में 6 दिन है, तो 50 रुपए गिरना चाहिए था एक दिन में। बस एक दिन में कितना गिरना चाहिए था? 50 रुपए।
लेकिन सर ये तो 110 रुपए गिर गया और निफ्टी सुबह 19,700 पे दिया, 19,700 पे। सर ये एक ही दिन में 33% क्यों गिर गया? तो मैं उसे क्या कहूंगा, देख भाई 50 रुपए तो उसने गिरना ही गिरना था, वो तो गिरेगा ही। प्लस इसका जो विक्स है ना 12 से 10 आ गया, 20% गिर गया, तो इसलिए 300 में 20% और गिर गया प्लस 60। तेरा जो कॉल ऑप्शन है ना भैया 110 रुपए गिर गया। चलो अगले दिन तिवारी जी का फिर फोन आया। तिवारी जी ने कहा सर देखो, अब मेरा जो ये गिर गया था ना 300 वाला 110 रुपए गिर गया था, ये 190 रुपए हो गया था, तो मुझे लगा अब 5 दिन बचे हैं, तो लगभग लगभग 40 रुपए गिरना चाहिए था ये तो, है ना। निफ्टी सर आज भी 19,700 ही रह गई, कहीं गई ही नहीं, तो 40 रुपए गिरना चाहिए था। सर ये तो मेरा 100 रुपए बढ़ गया, ये कैसे हो गया है? 19,700 ही थी निफ्टी, 19,700 पे ही रह गई, फिर भी 100 रुपए बढ़ गया, ऐसा कैसे हो गया? अरे ये जो विक्स था ना तेरा 10, ये 14 पे आ गया। अगर विक्स बढ़ गया 10 से 14 पे आ गया मतलब कुछ होने वाला है, और जब कुछ होने वाला होता है तो प्रीमियम अपने आप बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जब भी कभी ब्लास्ट स्ट्रेटेजी बनाने का मन करे तो जिस दिन वो इवेंट होने वाला है ना उससे 1-2 दिन पहले ही बना लेना, क्योंकि अगर इवेंट के दिन बनाओगे तो पहले से ही विक्स बढ़ जाएगा, विक्स बढ़ जाएगा तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा तो फिर आपकी ब्लास्ट बनाने का फायदा क्या? वो आपको तो पहले से ही बढ़े हुए प्रीमियम में मिली वो, तो फिर आपको प्रॉफिट जरा देर से होगा। लेकिन अगर आप एक दिन पहले बना लोगे तो आपको घटे हुए प्रीमियम पे, जब विक्स उसका कम था, जब उसका विक 10 पे था तभी बना लो वो स्ट्रेटेजी, तो आपको दो दो फायदे होंगे। एक तो जब विक्स 12 या 14 पे जाएगा वो फायदा, क्योंकि आपके प्रीमियम अपने आप ही बढ़ जाएंगे और आपने दोनों तरफ बाय करके बैठे हो। और दूसरा जब उसमें वॉलेटिलिटी आएगी तो वो और बढ़ेगा, तो दोनों तरह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे बताओ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट, विक्स का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? बट फिगर विक्स अगर नीचे जाएगी तो मूवमेंट ऊपर अच्छा आएगा। जितनी विक्स कम होएगी उतना मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विक्स कौन डिसाइड करता है? सेलर्स, कॉल सेलर और पुट सेलर ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितने रुपए पे अपना कॉल और पुट ऑप्शन बेचना है, और जितने पे वो बेचते हैं उसी को एवरेज को हम इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी या फिर विक्स बोलते हैं। तो ये विक्स और आईवी कोई अलग बंदा नहीं बनाता, जो भी जिस रेट पे भी कॉल और पुट अपने बिक रही हैं उनके प्रीमियम का वेटेड एवरेज को ही विक्स या फिर आईवी बोलते हैं। जब प्रीमियम अपने आप घट जाए तो मतलब वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तभी तो प्रीमियम घट गया, वरना कोई पागल थोड़ी है कम रेट में अपना अपना ऑप्शन बेच देगा। और जैसे ये प्रीमियम बढ़ जाए तो विक्स भी बढ़ जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। इस मार्केट को चलाने वाले ही सेलर हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं सेलर को हमेशा प्रॉफिट होता है, बस शर्ते कि वो सेलर के हिसाब से सोच सके। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। कोई बोल ही नहीं रहा, आगे बढ़े। Yes. जब आप एनालिसिस करते हैं तो अपना पीसीआर भी चेक किया करो, फिर ऑप्शन चेन भी चेक किया करो, फिर ग्राफ भी चेक किया करो, और अगर कोई डेटा आपको 3% वाली स्ट्रेटेजी में मिल जाएगी, ये शेयर तो यहाँ से बुलिश है, तो फिर उसे भी चेक कर लिया। अगर आप कोई शेयर अगर 3% वाली स्ट्रेटेजी में नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चेक करेंगे? लेकिन अगर कोई शेयर 3% वाली स्ट्रेटेजी में मिल जाए तो उसका ओआई भी चेक कर लो और पीसीआर भी चेक कर लो, और कंफर्म हो जाएगा कि मुझे ये सही कर रहा हूँ कि नहीं। ओआई को चेक करने का कोई स्ट्रेटजी नहीं ना है अलग से? क्या? ये तो वही ऑप्शन चेन ही बस देखना है ना। तो ओआई तो ऑप्शन चेन से ही होएगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जी। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ स्प्रेड एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने बताया था आपको कंपेयरिंग द प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस विद इन द चेन अलाउज फॉर द स्प्रेड एनालिसिस। स्ट्रेटजीज लाइक वर्टिकल स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, अब ये सारी चीज सिखाऊंगा मैं। वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है सिखाऊंगा, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है बताऊंगा, बटरफ्लाई स्प्रेड इन्वॉल्व्स simultaneous buying and selling of option of potentially exploit price differentials and hedge against risk। ये सारे स्ट्रेटजी का एक लेसन है हमारा, ऑप्शन चेन स्ट्रेटजीज, लास्ट लेसन है, तो उसमें मैं सिखा दूंगा आपको। एनालाइजिंग स्प्रेड अपॉर्चुनिटी इन द ऑप्शन चेन कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कह रहा स्ट्रेटजी बनाने में भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का काम आता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। उस टाइम पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेक करके अब ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस लेवल तक जा सकती है। ये बात समझ में आ गई? आ गई? हाँ जी। चलिए, यानी कि हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किस काम आता है? मार्केट का सेंटीमेंट कितने परसेंट के ऊपर और नीचे दे सकता है चाल, ये देखने के लिए। तो याद रखना कभी भी बजट से एक दिन पहले या मोदी जी का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उससे एक दिन पहले हमेशा विक्स महंगा ही मिलेगा आपको, 14, 15, 18, 20, 22, 24 तक भी मिल सकता है। मतलब जितना ज्यादा डर, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज्यादा विक्स, और उतने ज्यादा
कॉल और पुट के प्रीमियम। तो कॉल और पुट के सर प्रीमियम विक्स और आईवी अलग अलग है ना? नहीं, एक ही है, बस शेयर्स के लिए आईवी बोलते हैं और इंडेक्स के लिए विक्स बोलते हैं, है दोनों का मीनिंग एक ही। सर निफ्टी वगैरह में तो विक्स अगर गिरता है तो मार्केट ऊपर जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं इस वाली बात पे। चलो, आप जब ने वाली बात आप उठा दिए तो बताते हैं। आप कहते हैं कि सर जब विक्स, ये मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, आपने मेरे से ना ये वाली बात क्लास ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले पूछी थी कि जब विक्स गिरता है तो मार्केट ऊपर जाती है, आपने कहा था। और मैंने कहा था कि अब देखना आज विक्स भी गिरेगा और मार्केट भी गिरेगी, और फिर ऐसा हुआ भी था। याद है तिवारी जी आपको? जी तो फिर जी इसका मतलब आपका रूल जब है ही गलत। जी। देखो, विक्स में और मार्केट के ऊपर नीचे जाने में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात तिवारी जी को मैं प्रूव कर चुका हूँ। एक दिन ऐसा आया था जब मैंने कहा था कि आज विक्स भी गिरेगा और मार्केट भी गिरेगी, और ऐसा हुआ भी था। देखो, विक्स क्या है, जी बेसिकली क्या है कि जब कोई ऐसी न्यूज आने वाली हो, जैसे बजट आने वाला है या कोई ऐसी कोई डिसीजन आने वाला है जिससे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो विक्स बढ़ जाता है, क्योंकि उससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और जब ऐसा लगता है कि मार्केट में अब अगले 15 दिन कोई न्यूज नहीं है, मार्केट नॉर्मल चल रही है, तो विक्स गिर जाता है। अब आपको एक बात बताता हूं कि पिछले लगभग लगभग 1-1.5 साल से ना विक्स 9 से लेके और 13 के बीच में ही है बस। पिछले 1 से 2 साल, मतलब कोरोना के बाद से विक्स 9 से लेके और 13 के बीच में ही है। बस जब एक बार वो हुई थी ना लड़ाई यूक्रेन की लड़ाई में वो पहुंच गया था 18 से लेके 22 के बीच में। यूक्रेन की लड़ाई में ये बढ़ गया था और तभी मार्केट टूटती थी। अब आप कहोगे सर जब जब विक्स बढ़ता है मार्केट टूटती है, नहीं। जब जब विक्स बढ़ता है मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। वो वॉलेटाइल नीचे की तरफ भी हो सकती है और ऊपर की तरफ भी। चलो एग्जांपल, मोदी जी का इलेक्शन हुआ, मोदी जी के इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट से एक दिन पहले आपको विक्स 18 से 22 मिलेगा, हो सकता है 25 मिले। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 25 हो गया तो मार्केट गिरेगी। अगर मोदी जी जीत गए तो विक्स भी बढ़ेगा, विक्स भी 25 हो जाएगा और मार्केट भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मोदी जी हार गए तो विक्स तो बढ़ा ही रहेगा 25, लेकिन मार्केट गिरेगी। यानी कि विक्स के बढ़ने या घटने से मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी तो विक्स बढ़ेगा, चाहे वो वॉलेटिलिटी नीचे को हो जाए या ऊपर को। दैट इज कॉल्ड विक्स। विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आने वाली है तो विक्स अपने आप बढ़ जाएगा, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है तो विक्स अपने आप घट जाएगा और आपके ऑप्शंस के प्रीमियम भी घट जाएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के। और जब विक्स घटता है तो दोनों के प्रीमियम अपने आप घट जाते हैं। यानी कि विक्स के बढ़ने से सेलर को नुकसान होता है और विक्स के घटने से सेलर को फायदा होता है, और वाइसा वर्सा बायर के केस में। अब आप समझ लो, इतना समझ में आ गया सबको? मार्केट सेंटिमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन विद इन द, हाँ पूछना है किसी को कुछ? नहीं, आगे मतलब विक्स के बढ़ने से सेलर पॉजिटिव है। नेगेटिव भैया। विक्स के बढ़ने से प्रीमियम बढ़ता है, विक्स के बढ़ने से प्रीमियम बढ़ता है। प्रीमियम बढ़ता है तो सेलर के लिए तो लॉस बढ़ता है ना, सेलर के लिए नेगेटिव। सेलर ने तो कॉल और पुट दोनों बेच रखी है ना, तो विक्स के बढ़ने से उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा, सेलर के लिए नेगेटिव। विक्स का घटना सेलर के लिए फायदा होता है। सेलर ने बेचा कॉल या पुट और विक्स घट गया, तो बिना किसी बात की उसका प्रीमियम घट गया और सेलर को फायदा हो गया। तो जरा ध्यान रखो, जब विक्स 9 के आसपास जाए, 9, तो उस टाइम पर कॉल पुट खरीदनी चाहिए। वो कॉल खरीदो या पुट खरीदो आपकी मर्जी, लेकिन उस टाइम उसके प्रीमियम बड़े कम मिलेंगे आपको। और जब विक्स 15 से ऊपर चला जाए तो फिर कॉल बेचनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर मुझे कोई कहे कि इंडिया की मार्केट में क्या करना चाहिए, इंडिया की मार्केट में हमेशा ज्यादातर जो है बायर को फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम इतने कम है। 9 और 10 का तो विक्स चल रहा है। अमेरिका की मार्केट में 25 का विक्स है। अमेरिका की मार्केट में हमेशा सेलर को फायदा होता है, क्योंकि वहां पर विक्स ज्यादा है। तो जो 25% की, जो 25% और 75% का रेशो था ना, वो इंडिया में घट के अब 33% और 67% हो गया। कारण, क्योंकि विक्स बहुत छोटा है, तो जो सेलर को नुकसान होने के चांसेस थे वो थोड़े कम हो गए हैं। बायर को नुकसान होने के चांसेस, जो पहले 75% नुकसान होने के चांसेस थे, वो घट के 67% रह गए हैं, क्योंकि उसे प्रीमियम ही कम देना पड़ रहा है, और जब प्रीमियम कम देगा तो लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The distribution of call and put option within the option chain can provide insights into the market sentiment। कह रहा है कि आप विक्स वगैरह देख के या फिर कॉल और पुट के ऑप्शन के प्रीमियम देख के आप सेंटिमेंट भी
जज कर सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि नेगेटिव सेंटीमेंट है। हायर नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन, अगर हायर नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन है रिलेटिव टू पुट तो क्या होगा बताइए। अगर हायर नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस हैं पुट से तो बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा? बेरिश। बेरिश होगा सर। तो यहां गलत लिखा हुआ है, तिवारी जी बताएंगे आज। जी तिवारी जी गलत लिखा है, तिवारी जी गलत है। सर, काल काल सेलर सर ज्यादा है तो मार्केट बेरिश होगा। तो मतलब गलत लिखा है ना। जी हाँ तो तिवारी जी का वोट है गलत की तरफ। अक्षय बताइए गलत है कि सही? सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ गलत ही है फिर तो लिखा हुआ है। गलत है। चलिए पंकज जी बताइए गलत है कि सही? गलत है, गलत है। गलत है। 3 बंदे हो गए भाई मेरे अगेंस्ट। और कौन बचा क्लास में? अश्विनी जी बताइए। हाँ सर, मुझे भी बेरिश लग रहा मेरा कोई दोस्ती ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। अरे भाई कोई है मेरे साथ? कोई नहीं है मेरे साथ तो फिर अपनी बुक में से ठीक कर लो, बुलिश काट के यहाँ पर बेरिश कर दो। मैं भी नेक्स्ट एडिशन में से ठीक कर दूंगा। ऐसे ये जो है ना, ये वाला डेटा मैंने मार्केट से उठाया हुआ है गूगल पे से, तो गलत ही लिखा हुआ आ गया, कोई बात नहीं। वाइल मोर पुट ऑप्शन, अगर पुट ऑप्शन ज्यादा हो रिलेटिव टू कॉल इंडिकेट, इसे सही कर लेना, बेरिश को कर लेना बुलिश सेंटीमेंट। एनालाइजिंग द रेशियो ऑफ कॉल ऑप्शन टू पुट ऑप्शन विद इन द चेन कैन हेल्प ह्यूज मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन कहां जा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट, फिर से मैंने डिस्क्लोजर दे दिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑप्शन चेन एनालिसिस शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। कह रहा है ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब आपने कोई और एनालिसिस किया है तो उसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस को जोड़ लेना, ऐसे ही पीसीआर को जोड़ लेना और सबको मिला जुला के पता कर देखना और उसके बाद ट्रेडिंग करना। और इतना करने के बाद भी अगर आपको लॉस हो जाए तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एज अ डिस्क्लोजर, आई एम स्टेटेड दैट। कल को मेरी रिकॉर्डिंग करके रख लो और कहो मेरे को 1 करोड़ का लॉस होगा, शिवम सर देंगे, तो मैं आज ही डिस्क्लोजर दे रहा हूं। मेरा कोर्स करने के बाद भी अगर आपको लॉस हो जाए तो उसके लिए ना मैं, ना मेरी रिकॉर्डिंग, ना मेरे घर वाले और ना कोई और पार्टिसिपेंट इस कॉल का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये सेबी बोलता है ऐसा करने के लिए। चलिए तो विद द ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस, अगर हम मार्केट एनालिसिस का ब्रॉडर एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट भी लगाएंगे उसके अंदर, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक भी लगाएंगे, तो आप ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग कर पाएंगे। ट्रेडर शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन अगर कोई न्यूज आ गई ना तो फिर ये कुछ नहीं काम करने का पीसीआर ऑप्शन चेन, फिर तो वो न्यूज के हिसाब से ही चलेगा। तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर न्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए, सच एज अपकमिंग न्यूज इवेंट दैट में इंपैक्ट द ऑप्शन के प्राइस, वो भी ऑप्शन के प्राइस को इंपैक्ट करता है। इतना समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फ्रॉम ऑप्शन चेन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे पता चलता है? भाई जिस लेवल पे पुट ज्यादा है वो सपोर्ट है, जिस लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है वो रेसिस्टेंस है। बड़ा इजी है लेकिन चलो पढ़ लेते हैं ऐसे। वाइल एन ऑप्शन चेन डज नॉट एक्सप्लिसिटली, कह रहा वो बोल के नहीं बताती है आपको कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेसिस्टेंस है, लेकिन वो एक अंदाजा दे देती है और वो अंदाजा हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन 70% सही होगा, 30% वो चेंज हो जाता है और अगला सपोर्ट बन जाता है, उसमें चले जाओ। क्या बात हो गई? तो वो कह रहा है कि एक्सप्लिसिटली तो ये बताती रही है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो बताती रही है। इट कैन इनडायरेक्टली, आपको इनडायरेक्टली ऑफर्स द इनसाइट इनटू द पोटेंशियल एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देती है कि शॉर्ट टर्म में कौन सी आइटम, कौन सा लेवल सपोर्ट बनेगा और कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा। Here how you can use option chain to gain some understanding, support and resistance कैसे पता लगाते देख लो। स्ट्राइक प्राइस और उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करो, स्ट्राइक प्राइस और उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करो, और जहां पर पुट का रेशियो कॉल के रेशियो से ज्यादा हो रहा हो वही सपोर्ट है आपका, और जहां पर कॉल का रेशियो पुट के रेशियो से ज्यादा हो रहा हो वो रेसिस्टेंस है। और इनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उतने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब जरा ध्यान समझो, अगर हम कल की बात करें तो मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस के रिजल्ट आए, रिलायंस के रिजल्ट बेकार आए, सबको पता है। बेकार होने के बाद भी मैं कह रहा हूं रिलायंस कल को नहीं गिरेगा। जाओ, रिलायंस के रिजल्ट बेकार आए हैं, हर एक चैनल वाला कह रहा है रिलायंस के रिजल्ट बेकार आए, रिलायंस खुद कह रही है मेरे रिजल्ट बेकार आए, प्रॉफिट गिर के आया, हर कुछ तो गिर के ही आया, उसके बाद भी रिलायंस का शेयर कल को नहीं गिरेगा। ये बात बोल रही है ऑप्शन चेन, ये बात बोल रहा है पीसीआर रेशियो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं गिरेगा।
यार एक्सटर्नल न्यूज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रिलायंस के रिजल्ट बेकार आने थे, ये बात मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए वो गिर भी गया, पहले से ही 5 पॉइंट पहले ही गिर गया था वो रिजल्ट आने से। अब ऐसा हो सकता है कि कल को वो ज्यादा फ्लक्चुएशन ना दे और वो ज्यादा ना गिरे, या फिर थोड़ा बहुत गिरे बस 1200 रुपए, तो मतलब वो जो 24 का सपोर्ट बताया था अभी मैंने वहां तक आ जाए, 40 की जगह वो 20 तक आ जाए, भाई इससे ज्यादा नीचे की जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि पीसीआर क्योंकि पीसीआर रेशो भी ये कह रहा है कि वो नहीं गिरेगा, और ओपन इंटरेस्ट का चैन भी यही कह रही है कि वो और ज्यादा नहीं गिरता, वो सपोर्ट पे है अपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज ये पहले से ही फैक्टर इन थी कि उसके रिजल्ट बेकार आएंगे, और इतने भी ज्यादा बेकार नहीं आए हैं, और रिलायंस कल को नहीं गिरेगा। मैं कह रहा हूँ चलो बढ़े ना, लेकिन गिरेगा नहीं, गिरने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिलायंस को इग्नोर बोलूंगा, आप लोग पोजीशन मत लेना, लेकिन अपने आप को चेक करने के लिए आप कल को रिलायंस की स्टडी कर लेना। वो रिजल्ट बेकार आए हैं इस वजह से गिरेगा 10-20 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन रिजल्ट इतने बेकार आए कि 100 रुपए गिरना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी यही बोल रहा है और पीसीआर भी यही बोल रहा है कि रिलायंस सपोर्ट पे है। चलिए, और एक और बात, अगर कल को वो पूरा का पूरा चार्ट ही बदल जाए 1 घंटे के अंदर तो फिर गिर जाएगा। अगर पूरी की पूरी ऑप्शन डेटा ही बदल जाए, वो सपोर्ट खत्म हो जाए, पुट खत्म हो जाए, कॉल बढ़ जाए वहां पे, तो फिर गिर जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। जब तक वो खत्म नहीं होगी पुट, तब तक वो गिरेगा नहीं। गिरने के लिए पहले ऑप्शन चेन डेटा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे ने पुट बेच रखी है वो अपने आप को नुकसान नहीं होने देगा, पहले वो अपनी पुट कवर करेगा, उसके बाद ही रिलायंस को गिरने देगा, उससे पहले गिरने नहीं देगा। चलिए, तो हमें 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा रिलायंस में से निकलने के लिए, अगर कोई बाय करके बैठा है। इन द ऑप्शन चेन यू कैन ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस को दैट हैव हायर ओपन इंटरेस्ट, जहां पर ओपन इंटरेस्ट रहेगा बोथ कॉल का भी और पुट का भी। दिस स्ट्राइक प्राइस कुड इंडिकेट एरियाज वेयर मार्केट पार्टिसिपेंट हैव शोन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एंड मे एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। कह रहा जहां पर पुट ज्यादा होंगी वो सपोर्ट, जहां पर कॉल ज्यादा होंगी वो रेसिस्टेंस। एग्जांपल, अ हाई ओपन इंटरेस्ट इन कॉल, अगर हाई ओपन इंटरेस्ट इन कॉल होगा एट अ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ऐसी पुट के बारे में बोल देगा वो उल्टा हो जाएगा। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एंड ऑप्शन प्राइस में आपको समझा चुका हूं कि अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता है, और विक्स या इंप्लाइड वॉलेटिलिटी घटती है तो ऑप्शन का प्राइस भी घट जाता है। अल्टीमेटली ऑप्शन के प्राइस से ही तो कैलकुलेट होता है विक्स, यानी कि हम इसे उल्टा बोल सकते हैं, ऑप्शन के प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो विक्स बढ़ता है, ऑप्शन के प्राइस अगर घट जाए तो विक्स घटता है, क्योंकि विक्स बाप नहीं है, बाप है ऑप्शन के प्राइस, बच्चा है विक्स। अगर ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे तो विक्स वहां से कैलकुलेट हुआ तो वो भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन के प्राइस अगर घटेंगे तो विक्स वहां से कैलकुलेट होता है इसलिए वो घट जाएगा। मतलब विक्स की वजह से ऑप्शन प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन प्राइस की वजह से विक्स पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर बाप हुआ ऑप्शन प्राइस और बच्चा हुआ विक्स, विक्स निकला है ऑप्शन प्राइस में से ना, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा बोलते हैं कि विक्स की वजह से ऑप्शन प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अंदर की कैलकुलेशन समझ में आ गई। अल्टीमेटली ऑप्शन के प्राइस कौन ऊपर नीचे करता है? सेलर। सेलर डिसाइड करता है मुझे विक्स क्या रखना है, सेलर डिसाइड करता है कि आने वाले फंड जो हमारे आने वाली न्यूज है उससे मुझे कितना वॉलेटिलिटी मिल सकती है। उसे लगता है यार रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, अब उसे लगता है रिलायंस के रिजल्ट इतना अच्छा आ सकता है कि उसमें 10% का गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो वो 10% के हिसाब से ही अपने प्रीमियम को बढ़ा देगा। अगर उसे ऐसा लगता है अरे यार रिलायंस के रिजल्ट तो मुझे पहले से ही पता है बेकार ही आएंगे, तो उतना मैं पहले ही गिरा चुका हूँ रिलायंस को, मतलब कुछ खास वॉलेटिलिटी होगी नहीं। अगर खास वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो रिलायंस के रिजल्ट से एक दिन पहले भी रिलायंस के जो प्रीमियम है वो कम होंगे। अब रिलायंस में कल को हलचल होगी या नहीं होगी ये हम रिलायंस का विक्स देख के पता लगा सकते हैं। चलो पढ़ लेना, हर बंदा यही कहेगा कि विक्स बढ़ता है इस वजह से ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, मैं उल्टा है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन के प्राइस बढ़े इसलिए विक्स बढ़ा, ये मैंने लिखा अपनी बुक में। तो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस, ये ऑप्शन प्राइस से ही निकल कर आती है। कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द मार्केट एक्सपेक्टेशन, इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है, कि कल को रिलायंस भागेगा या नहीं कौन बताएगा, उसकी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बता देगी। तो प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में कौन बताएगा आपको? विक्स बता देगा। एलिवेटेड इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी अराउंड स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस में सजेस्ट द एरियाज ऑफ पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पर आपको वॉलिटिलिटी ज्यादा लिखी है, अगर मान लो आपको रिलायंस के शेयर में 15 रुपए की वॉलिटिलिटी दिख रही है या 50 की दिख रही है, तो आपको पता लग जाएगा या तो 50 रुपए ऊपर जाएगा या 50 रुपए नीचे जाएगा, तो आपको पता लग गया इसका सपोर्ट जो है 50 रुपए नीचे है और रेजिस्टेंस 50 रुपए ऊपर है। जितनी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी उतनी दूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आता है वैसे इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कम हो जाती है। चलिए, अब इसमें क्या लिखा है? हाइयर द वॉलिटिलिटी कैन लीड टू वायर प्राइस स्विंग, जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी
उतना ज्यादा स्विंग होगा। अगर मान लो आईवी ज्यादा है तो वो ज्यादा ज्यादा वॉलेटाइल होएगा, अगर आईवी कम है तो वो कम वॉलेटाइल होएगा। चलिए, मेकिंग दोज स्ट्राइक प्राइस मोर लाइकली टू एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ऑप्शन ग्रीक एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद हम सिखाएंगे आपको ऑप्शन ग्रीक और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है। लेकिन ये आपको ग्रीक वाली जब लेसन कराएंगे उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी पढ़ा देता हूं हल्का सा। ऑप्शन ग्रीक सच एज डेल्टा गामा कैन हेल्प ह्यूज द सेंसिटिव, आपको सेंसिटिविटी चेक करने में काम आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस टू चेंजेस द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस, स्ट्राइक प्राइस विद हाई डेल्टा, जिस जिस स्ट्राइक प्राइस में हाई डेल्टा है कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पोटेंशियल सपोर्ट, तो वो सपोर्ट बन जाएगा या रेजिस्टेंस बन जाएगा। डेल्टा मेजर द रेट एट विच द ऑप्शन प्राइस चेंजेस रिलेटिव टू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट, कि ₹1 के निफ्टी बढ़ने से उसकी कॉल में कितना चेंज होगा उसे डेल्टा बोलते हैं। और हायर डेल्टा वैल्यू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन बिटवीन द ऑप्शन प्राइस एंड द एसेट प्राइस मूवमेंट। जहां पर डेल्टा ज्यादा होगा वहां पर ऑप्शन के प्राइस जल्दी चेंज होंगे, जहां पर डेल्टा कम होगा वहां पर ऑप्शन के प्राइस धीरे धीरे चेंज होंगे। और डेल्टा जो है ना 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है बस। अगर और निफ्टी का ऑप्शन ₹1 चेंज होगा तो कितना चेंज होगा आपका कॉल का प्राइस, वो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। मतलब 10 पैसे हो सकता है, 20 पैसे हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, या मैक्सिमम 90 पैसे हो सकता है, या मैक्सिमम ₹1 हो सकता है। इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है कि ₹1 निफ्टी चेंज होने पे कभी कॉल ₹1.20 बढ़ती है क्या? ₹1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी भी आपने पढ़ना है। देखो पढ़ाने लायक नहीं है, आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें। वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी चेक कर लेना, कभी कभी इंप्लॉइड वॉलिडिटी इस वजह से बढ़ जाती है कि वहां पर वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो वैसे तो उसकी कॉल का प्राइस ₹5 होना चाहिए, लेकिन वो ₹8 दिख रहा है। तो जब ₹8 दिखेगा तो ₹8 के हिसाब से कैलकुलेट करके बता देगा विक्स क्या है। तो जहां पर वॉल्यूम कम होती है वहां पर विक्स गलत भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो तो प्राइस के हिसाब से बता रहा है ना। जब प्राइस ही गलत शो हो रहा है तो विक्स भी तो गलत ही बताएगा ना। और जहां जहां प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा होती है, वॉलिटिलिटी का वो होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो वहां का विक्स हमेशा ज्यादा ही रहता है। और वहां पर ट्रेड करने में लॉस भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बार बार ट्रेड करने में। इसे आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल पढ़ा दूंगा, मुझे बोल देना। चेंज इन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यही बताने वाला था मैं आपको भी, कि अगर मान लो रिलायंस में 2420 पे या 2440 पे सपोर्ट है, या जो भी लेवल है वो 2600 समथिंग, तो वो चेंज भी हो सकता है। वो चेंज कब होता है वो देख लो। चेंज इन ऑप्शन चेंज सच एज शिफ्ट इन ओपन इंटरेस्ट, अब ओपन इंटरेस्ट ही चेंज हो गया। पहले पुट में 4 गुना बनते थे, अब पुट में आधे ही रह गए। अगर आधे रह गए तो फिर वो लेवल टूट जाएगा, फिर वो सपोर्ट बन जाएगा उसका रेजिस्टेंस, और फिर वो टूट जाएगा। तो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी भी चेंज होगी उस केस में, ऑप्शन प्राइस भी चेंज होंगे, कैन इंपैक्ट द सपोर्ट भी चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। हियर आर अ फ्यू वेज इन विच चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चेन कैन अफेक्ट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब उसके कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कब ऐसा होगा। पहला, ओपन इंटरेस्ट ही चेंज हो गया। सर जहां पर पुट में 4 गुना बैठे थे वो आधे ही रह गए। अगर ओपन इंटरेस्ट ही चेंज होगा तो सपोर्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चेंज हो जाएंगे। दूसरा, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी चेंज होगी। सर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी चेंज होने से क्या होगा? इंप्लाइड वॉलिटिलिटी चेंज होने से जो पास के सपोर्ट होंगे वो काम नहीं करेंगे जब वॉलिटिलिटी बढ़ गई। अगर वॉलिटिलिटी बढ़ गई है तो कंफर्म है कि भाई अब या तो ये ऊपर तेज जाएगा या नीचे तेज जाएगा। तो अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पास में होगा वो काम नहीं करेगा। अब जो दूर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे बस वही काम करेंगे जब इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ गई। तीसरा, ऑप्शन के प्राइस भी बढ़ जाएंगे और ऑप्शन ग्रीक भी बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ग्रीक बढ़ने के क्या फर्क होते हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाई देंगे, और टेक्निकल पैटर्न से बाकी आपको पता लगेगा। ग्राफ से चार्ट बना लेना और वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेना। मैं तो मानता नहीं उन्हें, लेकिन अगर आप मानते हो तो देख लेना और उसके हिसाब से भी चेक कर लेना। चलिए, ये सब आपने पढ़ना है, मैंने आपको इसको भेज रखा है बुक को। अगर किसी को बुक नहीं मिली थी तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ये सब आपने पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना है। और ये चैप्टर हो गया खत्म, आप लोगों ने पढ़ के आना है। और कल को मैं नया चैप्टर कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा, कल नहीं मतलब अब कराएंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, थीटा। ओके सर। हाँ कल को कराएंगे ग्रीक्स। ग्रीक्स का चैप्टर मैंने अभी आपको भेजा भी नहीं है, वो मैं भेज दूंगा। और फिर उसके बाद ग्रीक्स के बाद हम कराएंगे एफआईआईडीए का डेटा, और एफआईआईडीए का डेटा कराने के बाद ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कराएंगे, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी कराने के बाद आपका कोर्स हो जाएगा खत्म। मेरे हिसाब से थीटा में लगेंगी 6 क्लासेस, और एफआईआईडीए डेटा में लगेगी 1 क्लास 7, और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में लगाएंगे हम 2 क्लास 9। 1 क्लास आप एक्स्ट्रा मान लो 10। 10 के बाद 4 क्लासेस दूंगा मैं प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब प्रैक्टिकली आपको 9 से 3 के बीच में थोड़ा थोड़ी 2 घंटे की क्लास देंगे, और उस 2 घंटे में जो आपको हम मतलब प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 12 से 14 क्लासेस आपकी और होंगी मेरे हिसाब से।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ी ज्यादा भी लग सकती है, और बीच में अगर एक दो स्ट्रेटजी मैंने ज्यादा पढ़ानी चाहिए तो एक दो तब भी बढ़ सकती हैं। मैक्सिमम 14 क्लास की प्रैक्टिकल आपकी। हाँ जी। सर जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे ना सर, उसको रिकॉर्ड जरूर करना, क्योंकि सर हम जैसे मैं मतलब ऑफिस में रहता हूँ, मैं तो नहीं देख पाऊंगा उस टाइम पर। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। और बताइए, ठीक है। हम ओके, ऐसा भी थैंक कर यू। सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, प्रैक्टिकल क्लास 2 ही तो होने, छुट्टी ले लेना, हाफ डे ले लेना। ठीक है सर, कर ऐसा भी लेंगे। कर सकते हैं, मैं सजेशन दे रहा हूँ, ऐसे करने के लिए कह नहीं रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, हम्म। लेकिन रिकॉर्डिंग में आप मेरे से कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाओगे ना प्रैक्टिकली। हाँ अगर हाँ छुट्टी हाँ, ले समझ लोगे गया। तो क्वेश्चन भी पूछ पाओगे। तो हम्म मेरे हम्म। हिसाब से तो छुट्टी लेना बनता है, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो 2 दिन की छुट्टी भी